दिल्ली की उस सर्द रात और खुशनुमा सुबह में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। राजचंद मैनसन के मास्टर बेडरूम में भारी और मखमली पर्दों को चीरती हुई सूरज की एक सुनहरी किरण सीधे बिस्तर पर सो रही रिहाना के मासूम चेहरे पर आ गिरी थी। वो अभी भी गहरी नींद में थी, कमर को अपने चारों तरफ कसकर लपेटे हुए, जैसे वो दुनिया की किसी भी फिक्र से आज़ाद हो। बेडरूम के दूसरे कोने में विशाल आईने के सामने खड़ा कबीर रायचंद अपनी डार्क ग्रे नेवी सूट के टाई की नॉक ठीक कर रहा था। उसकी गहरी तीखी आंखें आईने से ही बिस्तर पर पसरी उस छोटी सी जान को घूर रही थीं। कबीर की जिंदगी एक परफेक्ट टाइम टेबल की तरह चलती थी, जहाँ हर चीज़ अपनी जगह पर और हर काम अपने वक्त पर होता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी इस परफेक्ट और अनुशासित जिंदगी में एक खूबसूरत सा तूफान आ गया था। रेहाना, रेहाना, उठो, सुबह के 7:30 बज चुके हैं, तुम्हारे कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है। कबीर की भारी और रौवीली आवाज़ शांत कमरे में गूंजी। उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह वो अथॉरिटी और शक्ति थी, जो उसके ऑफिस के बड़े बड़े कर्मचारियों को सीधा खड़ा कर देती थी। बिस्तर पर एक हल्की सी हरकत हुई। रेहाना ने नींद में ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें हल्की सी खोलीं, कबीर को देखा और फिर से मुंह फेर कर कंबल के अंदर छुप गई। बस 5 मिनट और दादाजी। नींद के नशे में चोट रेहाना के मुंह से अनजाने में निकल गया। कबीर के माथे पर सिलबटें पड़ गईं। उसने गहरी सांस ली और चलते हुए बिस्तर के पास आया। एक झटके में उसने रेहाना के ऊपर से कंबल खींच लिया। मैं तुम्हारा दादाजी नहीं हूँ, रेहाना, और ये नैनीताल नहीं है जहाँ तुम दिन चढ़े तक सोती रहोगी। उठो, तुम्हें फाइन आर्ट्स की क्लास के लिए लेट हो रहा है, कबीर ने सख्त लहजे में कहा। ठंड लगने से रेहाना एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसके लंबे, घने और रेशमी बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने अपनी नींद से भरी लाल होती आंखों से कबीर को देखा। कबीर पूरी तरह तैयार था, किसी मैगजीन कवर के मॉडल की तरह, एकदम परफेक्ट। और यहाँ वो थी, बिखरे बाल और ढीले ढाले पजामे में। अब बहुत बुरे हैं कबीर जी, इतनी सुबह कौन उठाता है? रेहाना ने बच्चों की तरह मुंह फुलाती हुई शिकायत की। इतनी सुबह? 8 बजे तुम्हारी पहली क्लास है। अगर मैं तुम्हें ना उठाऊं तो तुम तो देर तक सोती रहोगी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है और मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, कबीर ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा और मुड़कर फाइलें समेटने लगा। रेहाना ने एक गहरी सांस ली और पैर पटकते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। उसे कबीर की ये बातें बहुत चुभती थीं। हमेशा डांटती रहती हैं, कभी प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? वो अंदर ही अंदर बड़बड़ाई। 15 मिनट बाद जब रेहाना बाहर आई तो कबीर डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था और अपने आईपैड पर कुछ मेल्स चेक कर रहा था। रेहाना ने जल्दबाजी में अपना सफ़ेद सूट पहना था, लेकिन उसका नीला दुपट्टा ज़मीन पर लटक रहा था और उसके बाल अभी भी गीले और उलझे हुए थे। वो एक हाथ में कंघी लिए जूझ रही थी। कबीर की नज़र जैसे उस पर पड़ी, उसने आईपैड टेबल पर रख दिया। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? बाल भी ठीक से नहीं सुलझा सकती तुम? कबीर की आवाज़ में झुंझलाहट थी। सुलझा तो रही हूँ, पर ये इतने लंबे हैं कि आपस में उलझ गए हैं। मुझे दर्द हो रहा है, रेहाना ने कंघी को बालों से खींचते हुए कहा, जिससे उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। कबीर ने एक ठंडी सांस ली। वो अपनी कुर्सी से उठा और रेहाना के करीब आकर खड़ा हो गया। रेहाना का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। कबीर की परफ्यूम की वो कड़क और मर्दाना खुशबू रेहाना की सांसों में घुलने लगी थी। कबीर ने बिना कुछ कहे रेहाना के हाथ से कंघी ले ली। सीधी खड़ी रहो, कबीर ने कहा। रेहाना चुपचाप मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। कबीर के बड़े और सख्त हाथों ने बहुत ही नरमी से रेहाना के गीले बालों को पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता कंघी करने लगा। कबीर का स्पर्श इतना हल्का था जैसे वो किसी बहुत नाजुक कांच की गुड़िया को छू रहा हो। रेहाना आईने में कबीर का अक्स देख रही थी। वो चेहरा जो हमेशा सख्त रहता था, इस वक्त पूरी तरह रेहाना के बालों में उलझा हुआ था। मैं बाल कटवा लेती हूँ कबीर जी, ना ये उलझेंगे ना आपको मुझ पर गुस्सा आएगा, रेहाना ने डरते डरते धीरे से कहा। कबीर के हाथ अचानक रुक गए। उसने आईने से ही रेहाना की बड़ी बड़ी मासूम आंखों में देखा। अगर तुमने अपने बालों को कैंची भी लगाने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रेहाना। ये बाल तुम्हारी खूबसूरती हैं, इन्हें संभालना सीखो, कबीर ने वापस कंघी करते हुए सपाट लहजे में कहा। रेहाना के होंठों पर एक हल्की अनजानी सी मुस्कान तैर गई। कबीर ने उसकी तारीफ की थी। वो इस उलझे हुए इंसान को कभी समझ ही नहीं पाती थी। बाल सुलझाने के बाद कबीर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। जल्दी नाश्ता करो, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है,
रेहाना जल्दी से टेबल पर बैठी। उसने हड़बड़ाहट में अपने लिए जूस डालना चाहा, लेकिन उसका हाथ जग से फिसल गया और थोड़ा सा जूस टेबल पर बिछे सफ़ेद कपड़े पर गिर गया। ओह नो! रेहाना घबरा गई। कबीर ने आंखें बंद करके अपने गुस्से पर काबू किया। रेहाना, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। हर वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं हो, 18 साल की हो चुकी हो। थोड़ा जिम्मेदार बनना सीखो। रेहाना का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में नमी उतर आई। सॉरी, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा और सर झुका लिया। उसकी भूख मर चुकी थी। वो बिना कुछ खाए चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। कबीर ने देखा कि रेहाना रोने वाली है। उसे अंदर से हल्का सा पछतावा हुआ कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो नहीं चाहता था कि रेहाना उसकी नरमी का फ़ायदा उठाए और अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर लापरवाह हो जाए। कबीर के लिए रेहाना उसके दादाजी की दी हुई सबसे कीमती अमानत थी, जिसे उसे दुनिया के हर दर्द से बचाकर एक मजबूत इंसान बनाना था। कार में बैठो जाकर, मैं आ रहा हूँ, कबीर ने अपना कोट उठाते हुए कहा। रेहाना चुपचाप उठी और अपना बैग लेकर बाहर की तरफ चल दी। कबीर ने टेबल पर गिरे हुए जूस को देखा और फिर दरवाजे से बाहर जाती उस मासूम सी लड़की को। उसने एक गहरी सांस ली। ये जिम्मेदारी, ये फासला और ये अनकहा सा रिश्ता, कबीर खुद नहीं जानता था कि ये किस मंजिल तक जाने वाला था। रेहाना मुंह फुलाए आई और कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। और फिर कबीर आया। उसने ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खोला और सीट पर बैठ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कार का दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आवाज़ के साथ ही राजचंद मैंसन पीछे छूट गया था। ऑडी के अंदर का माहौल बाहर छाई हुई धुंध से भी ज़्यादा भारी और सर्द था। कबीर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। उसकी निगाहें सामने सड़क पर जमी थीं, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने बगल वाली सीट पर सिकुड़कर बैठी रेहाना पर था। रेहाना ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ रखा था। कार के शीशे पर उसका अक्स झलक रहा था, जिसमें उसकी बड़ी बड़ी आंखें अभी भी नम थीं और उसका निचला ओठ हल्का हल्का कांप रहा था। कबीर को उस नमी से नफरत थी। वो रेहाना को एक मजबूत और आज़ाद लड़की बनाना चाहता था, ऐसी लड़की जो किसी पर निर्भर ना हो। दादाजी के जाने के बाद दुनिया के जिन भेड़ियों से कबीर ने रेहाना को बचाया था, वो जानता था कि ये दुनिया मासूमियत की कदर नहीं करती। इसलिए वो रेहाना पर सख्त रहता था ताकि वो जिम्मेदार बने। लेकिन जब भी रेहाना की आंखों में आंसू आते, कबीर के सीने में एक अजीब सी चुभन होने लगती थी। और फिर कबीर ने जूस की बोतल रेहाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, ये पी लो, तुमने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, उसने मुंह फुलाते हुए कहा। तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ कि तुम्हें भूख है कि नहीं, तुमसे कह रहा हूँ, कबीर ने सख्त लहजे में कहा। तो उसने जूस की बोतल ले ली और पीने लगी। और कबीर उसे देख रहा था। जूस ख़त्म करने के बाद वो ऐसे ही बैठी रही। उसने कबीर की तरफ देखा तक नहीं। और कुछ देर बाद कॉलेज का गेट आ गया। कार रुकी। रेहाना ने चुपचाप अपना बैग उठाया और दरवाज़ा खोलने लगी। रेहाना, कबीर की भारी आवाज़ ने उसे रोक दिया। रेहाना ने पलकें झपकाते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना और सुबह की बात को दिल पर लेकर प्रोजेक्ट खराब मत करना। आज तुम्हारा फाइन आर्ट्स का सबमिशन है ना? कबीर का लहजा अभी भी सपाट था, लेकिन उसमें एक अनकही हिदायत थी। जी। रेहाना ने बस इतना ही कहा और कार से बाहर निकल गई। कबीर कुछ पल तक उसे कॉलेज के गेट के अंदर जाते हुए देखता रहा और फिर एक गहरी सांस छोड़कर गाड़ी ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। कॉलेज का दिन रेहाना के लिए किसी सजा से कम नहीं था। क्लास में चारों तरफ स्टूडेंट का शोर था, लेकिन रेहाना के कानों में सिर्फ कबीर की वो आवाज़ गूंज रही थी। तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। हर वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? रेहाना आर्ट रूम में बैठी अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी। उसे एक ऐतिहासिक इमारत का चारकोल स्केच और उसका एक छोटा सा क्ले मॉडल बनाना था। वो बहुत मेहनत से उस मॉडल को शेप दे रही थी, लेकिन उसका मन बार बार कबीर की डांट की तरफ चला जाता। क्या मैं सच में इतनी बेवकूफ़ हूँ? क्या मैं उनके लायक नहीं हूँ? इन ख्यालों के भंवर में उलझी रेहाना का हाथ अचानक मॉडल के बेस पर जोर से लग गया। क्रैक! एक हल्की सी आवाज़ हुई और वो नाजुक क्ले मॉडल बीच में से टूटकर दो हिस्सों में बिखर गया। साथ ही उसके हाथ में लगा काला चारकोल उसके फाइनल स्केच वाली कैनवास पर गिरकर बुरी तरह फैल गया। रेहाना की सांसें रुक गईं। वो फटी फटी आंखों से अपनी हफ्तों की मेहनत को बर्बाद होते हुए देख रही थी। जो थोड़ा बहुत बचा था वो उसकी आंखों से गिरे आंसुओं ने भिगो दिया। वो वहीं मेज पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी।
उसका पूरा दिन उसी सदमे और रोने में गुजर गया। शाम के 7 बज चुके थे। राजचंद मैनसन का लिविंग रूम एक अजीब सी उदासी में डूबा था। कबीर थका हारा ऑफिस से लौटा। उसने अपनी टाई ढीली की और कोट उतारते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी रियाना पर पड़ी। रियाना ज़मीन पर बैठी थी। उसके सामने उसका वो टूटा हुआ क्ले मॉडल और बर्बाद हो चुका चारकोल स्केच पड़ा था। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं और चेहरे पर चारकोल के काले दाग लगे थे। वो बिल्कुल किसी हारी हुई बच्ची की तरह लग रही थी। कबीर के कदम वहीं ठिठक गए। वो तेज़ी से उसके पास आया। ये सब क्या है रियाना? और तुम्हारा चेहरा, ये सब क्या कर रखा है तुमने? रियाना ने कांपते हुए अपनी पलकें उठाईं। मेरा प्रोजेक्ट वो टूट गया कबीर जी। कैनवास भी ख़राब हो गया। कल सुबह सबमिशन है और मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी आवाज़ हिचकियों में टूट रही थी। कबीर ने उस बर्बाद हुए मॉडल को देखा। उसे रियाना की इस हालत पर बेतहाशा तरस आ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा भी साथ में आसमान पर था। मैंने सुबह ही तुम्हें ताकीद दी थी कि अपना ध्यान काम पर रखना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ ख्यालों में खोए रहने की आदत है। अगर काम संभालना नहीं है तो आखिरी दिन का इंतज़ार क्यों करती हो? अब रोने से क्या होगा? कल कॉलेज में जाकर 0 मार्क्स लेना, तब शायद तुम्हें अकल आएगी। कबीर की डांट पूरे हॉल में गूंज गई। रियाना ने एक झटके से उसे देखा। उसे लगा था कि कबीर उसे संभालेगा, कहेगा कि कोई बात नहीं, लेकिन कबीर की इस बेरुखी ने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। वो बिना कुछ कहे उठी और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। कबीर ने अपनी आंखें मूंद ली। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। वो जानता था कि वो बहुत सख्त हो गया था, लेकिन वो क्या करता? उसकी फितरत ही ऐसी थी। रात के 2 बज चुके थे। पूरा घर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। कबीर अपने स्टडी रूम में कुछ फाइल्स देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार रिहाना के उस सूजे हुए और उतरे हुए चेहरे पर जा रहा था। वो बेचैन हो उठा। उसने पेन मेज पर फेंका और दबे पांव रिहाना के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा हल्के से धक्का देकर खोला। कमरे में सिर्फ नाइट लैंप की पीली रोशनी थी। रिहाना बिस्तर पर औंधे मुंह सो रही थी। उसने रोते रोते ही नींद को गले लगा लिया था। उसके गालों पर अभी भी आंसुओं के सूख चुके निशान थे। कबीर उसके करीब आया। उसने बहुत ही नरमी से रियाना के चेहरे पर गिरे बालों को पीछे किया। उसकी उंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श किसी इबादत की तरह था। तुम बहुत नासमझ हो रियाना, और मैं बहुत मजबूर, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में वो दर्द और मोहब्बत थी जो वो कभी रियाना के सामने जाहिर नहीं कर पाता था। कबीर ने एक नज़र कमरे के कोने में रखी टेबल पर डाली, जहाँ वो टूटा हुआ मॉडल और कैनवास पड़ा था। कबीर पेशे से एक बेहतरीन आर्किटेक्ट था। डिजाइनिंग, स्केचिंग और स्ट्रक्चर बनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। वो खामोशी से टेबल के पास गया। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई, चारकोल उठाया और एक नए कैनवास पर अपनी उंगलियों का जादू बिखेरने लगा। उसकी निगाहें कभी उस ऐतिहासिक इमारत की तस्वीर पर जाती, तो कभी उस सोती हुई मासूम लड़की पर। रात गहरी होती जा रही थी। कबीर ने पहले उस कैनवास पर एक ऐसा मास्टरपीस स्केच तैयार किया जो रिहाना के पुराने स्केच से 100 गुना बेहतर था। उसके बाद उसने क्ले और ग्लू की मदद से उस टूटे हुए मॉडल को इस बारीकी से जोड़ा और तराशा कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वो कभी टूटा भी था। सुबह की अजान के वक्त जब आसमान में हल्की सी सफ़ेदी छाने लगी थी, कबीर अपना काम पूरा कर चुका था। उसके हाथों और चेहरों पर चारकोल की कालिख लगी थी। उसने एक आखिरी नज़र उस मुकम्मल प्रोजेक्ट पर डाली, फिर मुड़कर रिहाना को देखा जो अब सुकून से सो रही थी। कबीर के थके हुए होंठों पर एक हल्की, बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कान तैर गई। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आया था। एक खामोश फिक्र, एक अनकही मोहब्बत जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। सुबह की सर्द और उजली धूप जब कमरे में पूरी तरह फैल गई, तब रिहाना की नींद खुली। उसकी आंखें रोने की वजह से अभी भी भारी और सूजी हुई थीं। उठते ही कल रात का वो भयानक मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसका टूटा हुआ क्ले मॉडल, बर्बाद हो चुका कैनवास और कबीर की वो चुभती हुई डांट। रिहाना ने एक गहरी, कांपती हुई सांस ली और भारी कदमों से टेबल की तरफ बढ़ी ताकि उस कचरे को समेटकर डस्टबिन में डाल सके। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र टेबल पर पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए। उसकी पलकें झपकना भूल गईं। जहाँ कल रात बर्बादी के निशान थे, वहाँ अब एक मास्टरपीस रखा हुआ था। कैनवास पर ऐतिहासिक इमारत का वो चारकोल स्केच इतनी बारीकी और खूबसूरती से उकेरा गया था कि वो किसी मशहूर चित्रकार का काम लग रहा था। और वो क्ले मॉडल
वो सिर्फ जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि उसे इतनी खूबसूरती से तराशा गया था कि वो पहले से 100 गुना ज़्यादा असली और खूबसूरत लग रहा था। रिहाना के कांपते हाथों ने उस कैनवास को छुआ। पास ही एक टिश्यू पेपर रखा था जिस पर चारकोल के काले निशान थे। रिहाना को समझने में एक पल भी नहीं लगा। इस पूरे घर में, बल्कि इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही इंसान था जिसकी उंगलियों में डिजाइनिंग का ऐसा जादू था, कबीर रायचंद। रिहाना का दिल एक अजीब सी लय में धड़कने लगा। उसने मुड़कर खाली दरवाजे की तरफ देखा। एक तरफ वो कबीर था जो कल रात उस पर बेतहाशा चीखा था, जिसने उसे इतना रुलाया था, और दूसरी तरफ ये कबीर था जिसने अपनी नींद, अपनी थकान भूलकर रात भर जागकर एक छोटी सी लड़की का बिगड़ा हुआ काम संवारा था। आप आखिर क्या हैं कबीर जी, इतने सख्त या इतने नर्म? रिहाना ने फुसफुसाते हुए खुद से पूछा। उसकी आंखों से कृतज्ञता के धुआंसू छलककर उसके गालों पर आ गिरे। कॉलेज में आज का दिन रिहाना के लिए किसी सपने जैसा था। उसके प्रोफेसर ने उसके प्रोजेक्ट को पूरी क्लास के सामने सराहा और उसे A+ ग्रेड दिया। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन रिहाना जानती थी कि ये तारीफ उसकी नहीं, उस खामोश इंसान की थी जो अपनी अहमियत जताना जरूरी नहीं समझता था। दोपहर बाद जब रिहाना घर लौटी तो मौसम अचानक बदल गया था। दिल्ली के आसमान पर गहरे काले बादल छा गए थे और बेमौसम बारिश की ठंडी बूंदें गिरने लगी थीं। हवा में एक अजीब सी सर्द सिरहन थी। घर बिल्कुल शांत था। नौकर अपने अपने काम में लगे थे और कबीर अभी ऑफिस में था। रिहाना अपने कमरे में आई और खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश को देखने लगी। ये बारिश, ये ठंडक उसे अचानक अपने घर नैनीताल की याद दिला गई। उसे याद आया कि जब भी नैनीताल में ऐसी बारिश होती थी तो वो अपने दादाजी के साथ लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर अदरक वाली चाय पीती थी। दादाजी उसे कहानियाँ सुनाते थे। अगर बचपन में उसका कोई खिलौना टूट जाता था तो दादाजी भी रात रात भर जागकर उसे ठीक कर देते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात कबीर ने किया था। दादाजी का ख्याल आते ही रिहाना का सीना दर्द से सुलगने लगा। वो इस अनजान शहर में, इस बड़े से आलीशान घर में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसने अपनी अलमारी से दादाजी की एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर को देखते ही उसके सब्र का बांध टूट गया। आप मुझे यहाँ किसके भरोसे छोड़ गए दादाजी? यहाँ सब बहुत अजीब है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। रिहाना तस्वीर को सीने से लगाकर वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसका दर्द हिचकियों में बदल गया। वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। उसका रोना ऐसा था जैसे बरसों का दबा हुआ कोई दर्द आज सैलाब बनकर बह निकला हो। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। कबीर मीटिंग जल्दी ख़त्म होने की वजह से घर जल्दी आ गया था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने रिहाना को ज़मीन पर बैठकर इस कदर दर्द में तड़पते और रोते हुए देखा। कबीर के कदम वहीं रुक गए। उसकी हमेशा शक्ति और बेपरवाह रहने वाली आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई। उसने रिहाना को अक्सर छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाते या रोते देखा था, लेकिन ये रोना अलग था। इसमें जिद नहीं, बल्कि एक अनाथ बच्ची का खौफ और अकेलापन था। कबीर ने बिना एक पल गवाए अपने हाथ से लैपटॉप का बैग वहीं ज़मीन पर छोड़ दिया। उसने अपनी टाई खींचकर ढीली की और तेजी कदमों से रिहाना के पास आकर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। रिहाना, क्या हुआ? कबीर की आवाज़ में आज कोई शक्ति नहीं, कोई रौब नहीं था। उसकी आवाज़ में एक ऐसी नरमी थी जो उसने शायद ही कभी किसी के लिए इस्तेमाल की हो। रिहाना ने रोते हुए अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल अंगारी जैसी हो रही थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मुझे मुझे दादाजी के पास जाना है कबीर जी। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं बहुत अकेली हूँ। रिहाना हिचकियों के बीच मुश्किल से बोल पाई और फिर से अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया। कबीर के सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। उसने हमेशा रिहाना को एक फासले पर रखा था। उसने कसम खाई थी कि वो कभी इस रिश्ते की कोई उम्मीद रिहाना पर नहीं थोपेगा, लेकिन आज इस पल उसके सारे उसूल, सारी दीवारें ढह गईं। कबीर ने आगे बढ़कर अपने दोनों मजबूत हाथ रिहाना के कांपते हुए कंधों पर रखे। उसने बहुत ही आहिस्ता से, लेकिन एक मजबूत अधिकार के साथ रिहाना को अपनी तरफ खींचा और अपनी चौड़ी बाहों में समेट लिया। रिहाना एक पल के लिए सुन्न रह गई। कबीर के परफ्यूम की वो जानी पहचानी खुशबू, उसके सीने की वो गर्माहट। रिहाना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सख्त इंसान कभी उसे इस तरह गले लगाएगा, लेकिन जैसे ही उसे वो पनाह मिली, रिहाना ने अपने दोनों हाथ कबीर की पीठ पर कस लिए और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाकर और ज़ोर से रोने लगी। शांत हो जाओ रिहाना, बस, कोई कहीं नहीं जा रहा। कबीर ने बहुत ही प्यार से अपना एक हाथ
रिहाना के बालों में फेरते हुए कहा। उसका दूसरा हाथ रिहाना की पीठ को सहला रहा था। कबीर की शर्ट रिहाना के आंसुओं से पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन कबीर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आज वो एक गार्जियन, एक सख्त पति या एक रूखा इंसान नहीं था। आज वो सिर्फ एक ऐसा मर्द था जो अपनी बाहों में मौजूद उस नाजुक सी जान को दुनिया के हर दर्द से महफूज कर लेना चाहता था। तुम अकेली नहीं हो रिहाना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा। कबीर ने उसके कानों में बहुत ही धीमी और गहरी आवाज़ में फुसफुसाया। रिहाना की हिचकियाँ कबीर की बाहों के घेरे में धीरे धीरे कम होने लगीं। उसे उस सख्त इंसान के सीने में एक ऐसी आत्मीयता, ऐसा सुकून मिल रहा था जो उसने दादाजी के जाने के बाद कभी महसूस नहीं किया था। बाहर बारिश की तेज होती आवाज़ और कमरे के अंदर कबीर की धड़कनों की आवाज़, दोनों मिलकर रिहाना के दिल में एक नए अनजाने से एहसास की बुनियाद रख रहे थे। एक ऐसा एहसास जिसका नाम शायद मोहब्बत था। कबीर की चौड़ी बाहों के उस महफूज घेरे में रिहाना की सुबकियाँ धीरे धीरे शांत होने लगी थीं। बाहर बारिश की रफ्तार अब भी तेज़ थी, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सा ठहरा हुआ सुकून था। कुछ पलों तक कबीर ने रिहाना को खुद से अलग नहीं किया। वो बस खामोशी से उसके बालों पर अपना हाथ फेरता रहा। फिर जैसे अचानक उसे अपनी हदों का एहसास हुआ, कबीर ने बहुत ही आहिस्ता से रिहाना को खुद से थोड़ा दूर किया। उसने अपने अंगूठे से रिहाना के गालों पर जमे आंसुओं को पोंछा। उसकी आंखों में वो शक्ति बिल्कुल नहीं थी जो अक्सर हुआ करती थी। अब रोना मत, तुम्हारी आंखें पहले ही सूज गई हैं, कबीर ने अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसमें अभी भी एक गहरी नरमी घुली हुई थी। रिहाना ने पलकें झपकाते हुए हाँ में सिर हिलाया। कबीर वहाँ से उठा। उसने ज़मीन पर पड़ा अपना लैपटॉप बैग उठाया और बिना कुछ और कहे कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद भी रिहाना वहीं ज़मीन पर बैठी रही। कबीर के सीने की गर्माहट और उसके परफ्यूम की महक अभी भी रिहाना की सांसों में बसी थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, जहाँ उसका दिल किसी पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। ये कैसा एहसास था? कबीर का वो सख्त और बेरुखा रवैया हमेशा रिहाना को डराता था, लेकिन आज उसके उसी स्पर्श ने रिहाना को एक अनजानी सी सुरक्षा दी थी। उस रात रिहाना जब सोई तो उसके होंठों पर एक हल्की, बहुत ही मीठी सी मुस्कान थी। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल थोड़ा बदला बदला सा रहा। रिहाना अब कबीर से उतना नहीं डरती थी, बल्कि उसकी नज़रों से नज़रें मिलाने की कोशिश करने लगी थी। कबीर ने भी उसे छोटी छोटी बातों पर डांटना कम कर दिया था। रिहाना अब सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती, अपने बालों को सलीके से बांधती और कबीर के ऑफिस से लौटने से पहले खुद को शीशे में एक बार जरूर निहारती। ये एक मासूम लड़की के दिल में पनपती हुई पहली मोहब्बत की दहलीज थी, लेकिन रिहाना की ये मीठी सी दुनिया बहुत जल्द एक कड़वी हकीकत से टकराने वाली थी। वो रविवार की एक खुशनुमा सुबह थी। रिहाना किचन में अपने हाथों से कबीर के लिए कॉफ़ी बना रही थी। उसने एक हल्का गुलाबी रंग का साधारण सा सलवार सूट पहना हुआ था और उसके बाल एक ढीली सी चोटी में बंधे थे। वो कॉफ़ी का मग लेकर जैसे ही लिविंग रूम की तरफ बढ़ी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। नौकर ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की खड़ी थी। उसने एक स्मार्ट और डिजाइनर ब्लैक पेंसिल स्कर्ट और सिल्क की वाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल परफेक्टली ब्लो डाई किए हुए थे और उसके पैरों में ऊंची हील्स थी, जिनकी खटखट की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। वो कबीर की कलीग और बिजनेस पार्टनर प्रिया थी। हे कबीर, प्रिया ने मुस्कुराते हुए आवाज़ लगाई। कबीर अपनी स्टडी टेबल से उठकर बाहर आया। प्रिया, तुम यहाँ इतनी सुबह? अरे, वो दुबई वाले प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स फाइनल करने थे ना, और कल हमें क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है। सोचा तुम्हारे साथ बैठकर काम जल्दी ख़त्म कर लूँ, रिया ने बेबाकी से कहते हुए कबीर को एक कैजुअल साइड हक किया। रिहाना के कदम सीढ़ियों के पास ही ठिठक गई। उसके हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का मग हल्का सा कांपने लगा। उसने कभी किसी लड़की को कबीर के इतने करीब आते या उससे इतने खुले अंदाज में बात करते नहीं देखा था। तभी प्रिया की नज़र सीढ़ियों के पास खड़ी रिहाना पर पड़ी। ओ, प्रिया ने एक हल्की जायजा लेने वाली नज़र रिहाना पर डाली। तो ये है रिहाना जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, तुम्हारी वाइफ? प्रिया ने वाइफ शब्द को कुछ इस अंदाज में कहा जैसे उसे इस बात पर यकीन ना हो रहा हो। कबीर ने रिहाना की तरफ देखा। हाँ प्रिया, ये रिहाना है। फिर कबीर ने रिहाना से कहा, रिहाना, ये प्रिया है, मेरी कलीग और हमारी फर्म की सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर। हाय रिहाना, प्रिया ने एक सजीली मुस्कान के साथ कहा। कबीर ने बताया था कि तुम अभी कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर, राइट? कितनी छोटी और क्यूट हो तुम। छोटी और क्यूट, ये शब्द रिहाना को किसी कांटे की तरह चुभे।
प्रिया का लहजा बुरा नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी मैच्योरिटी थी जो रिहाना को अपनी अहमियत बहुत कम महसूस करा रही थी। जी, नमस्ते। रिहाना ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा। रिहाना, प्रिया के लिए भी एक कॉफ़ी ले आओ। कबीर ने काम के मूड में आते हुए कहा और प्रिया के साथ वापस स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद जब रिहाना कॉफ़ी लेकर स्टडी रूम में दाखिल हुई तो उसने देखा कि कबीर और प्रिया एक ही ब्लूप्रिंट पर झुके हुए काम कर रहे थे। दोनों फर्राटेदार इंग्लिश में आर्किटेक्चरल डिजाइन्स, एस्थेटिक्स और क्लाइंट की पसंद के बारे में बात कर रहे थे। जब प्रिया कोई जोक मारती तो कबीर के चेहरे पर एक रिलैक्स्ड मुस्कान आ जाती, वो मुस्कान जो रिहाना ने शायद कभी ही देखी हो। रिहाना ने चुपचाप कॉफ़ी मेज़ पर रखी। थैंक्स डियर, प्रिया ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। तुम्हें पता है कबीर, तुम्हें अपने इस हेक्टिक शेड्यूल को मैनेज करने के लिए किसी ऐसी की ज़रूरत है जो तुम्हारा काम समझ सके। मैं तो हैरान हूँ कि तुम इस किड बच्ची के साथ अपनी लाइफ कैसे बैलेंस कर रहे हो। प्रिया ने हल्का सा हंसते हुए कैजुअल अंदाज में कहा। कबीर ने अपना पेन रोका। उसने रेहाना की तरफ देखा जो वहाँ बुत बनी खड़ी थी। रेहाना अभी पढ़ रही है प्रिया, और वो मेरी जिम्मेदारी है, कबीर ने सख्त लहजे में कहा, मानो वो प्रिया को हद पार करने से रोक रहा हो। लेकिन रेहाना ने वो बात उसी लहजे में नहीं समझी। मेरी जिम्मेदारी है, बस यही शब्द रेहाना के दिमाग में हथौड़े की तरह बजे। क्या वो कबीर के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ? रेहाना बिना कुछ कहे वहाँ से उल्टे पांव लौट आई। वो तेज़ कदमों से अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो सीधे आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। आईने में उसे एक 18 साल की सादे कपड़ों में लिपटी, बिना किसी मेकअप वाली एक सहमी हुई सी लड़की नजर आ रही थी। उसे प्रिया का वो परफेक्ट और मेच्योर चेहरा याद आया। प्रिया कबीर के हर काम को समझती थी, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती थी। और रेहाना, वो तो ठीक से नाश्ता भी नहीं बना सकती थी। कबीर उसे हमेशा डांटता था क्योंकि वो उसके लेवल की, उसकी उम्र की थी ही नहीं। एक गहरी और घुटन भरी इनसिक्योरिटी ने रेहाना के नाजुक दिल को अपने पंजों में जकड़ लिया। मैं कभी उनके लायक नहीं बन सकती। मैं उनके लिए सिर्फ एक बच्ची हूँ, एक फ़र्ज जिसे वो दादाजी की वजह से निभा रहे हैं। रेहाना ने सिसकते हुए खुद से कहा। उसके दिल में कबीर के लिए जो मोहब्बत के छोटे छोटे फूल खिल रहे थे, उन पर अचानक किसी ने बर्फ़ की ठंडी चादर डाल दी थी। रेहाना ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी मुट्ठी कस ली। अगर कबीर उसे एक बच्ची समझता था तो वो उसे साबित करके दिखाएगी कि वो कोई बच्ची नहीं है। वो उनके बराबर खड़ी होने की कोशिश करेगी। लेकिन रेहाना की ये मासूम बगावत और मैच्योर दिखाने की ये जल्दबाजी उनके रिश्ते में एक नया और ख़तरनाक मोड़ लाने वाली थी। धीरे धीरे शाम हो गई। रेहाना पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और प्रिया अपना काम ख़त्म करके जा चुकी थी। प्रिया के जाने के बाद से ही रेहाना के अंदर एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया था। प्रिया का वो परफेक्ट अंदाज, उसकी मैच्योर बातें और कबीर के साथ उसकी वो बराबरी, ये सब रेहाना के दिमाग में किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। कबीर का वो जुमला, रेहाना अभी भी पढ़ रही है, वो मेरी जिम्मेदारी है, रेहाना को बार बार याद आ रहा था। मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। रेहाना ने आईने के सामने खड़े होकर खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसकी मुट्ठी कस गई। उसने तय कर लिया था कि वो कबीर को दिखा देगी कि वो भी एक समझदार और मैच्योर औरत है, जिसके साथ कबीर प्रिया की तरह ही बराबरी से बात कर सकता है। शाम के 5 बज रहे थे। कबीर के ऑफिस से लौटने में अभी 2 घंटे बाकी थे। रेहाना ने अपनी अलमारी खोली और उसके सबसे निचले हिस्से में रखा वो भारी सूटकेस बाहर निकाला जो शादी के वक्त उसे दिया गया था। उसमें से उसने एक बेहद खूबसूरत लेकिन भारी लाल रंग की बनारसी सिल्क साड़ी निकाली। इस साड़ी को उसने शादी के बाद कभी मुड़कर नहीं देखा था, क्योंकि कबीर ने खुद कहा था कि उसे घर में भारी कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज बात कुछ और थी। रेहाना ने साड़ी पहननी शुरू की। उसे साड़ी बांधने की कोई खास आदत नहीं थी, इसलिए प्लेट्स बनाने में ही उसे आधा घंटा लग गया। साड़ी का पल्लू इतना भारी था कि वो बार बार कंधे से खिसक रहा था। रेहाना ने ढेर सारी पिन लगाकर उसे सेट किया। फिर उसने अपने बालों का एक चूड़ा बनाया, ठीक वैसा ही जैसा उसने मैगजीन में किसी मॉडल को बनाए देखा था। चेहरे पर उसने हल्का सा मेकअप किया, होंठों पर डार्क लिपस्टिक लगाई और कानों में भारी झुमके पहन लिए। सबसे आखिर में उसने अलमारी से ऊंची हील्स वाली वो सैंडल निकाली जो उसने कभी नहीं पहनी थी। उसे पहनकर जब रियाना आईने के सामने खड़ी हुई तो वो सचमुच अलग लग रही थी। वो मासूम सी कॉलेज जाने वाली लड़की
अचानक एक नई नवेली दुल्हन जैसी लगने लगी थी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत गहरी उलझन और असहजता थी। साड़ी का वजन उसे थका रहा था और हील्स की वजह से उसके पैरों में दर्द शुरू हो गया था। लेकिन उसने अपने दर्द को नज़रअंदाज कर दिया। कबीर जी मुझे इस तरह देखेंगे तो पक्का हैरान रह जाएंगे, उसने दिल ही दिल में सोचा। और एक फीकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। रात के 8 बज चुके थे। बाहर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। रिहाना का दिल जोर से धड़कने लगा। कबीर आ गया था। रिहाना धीरे धीरे संभलते हुए कदमों से अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। नीचे लिविंग रूम में कबीर दाखिल हुआ। वो थका हुआ लग रहा था। उसने अपना कोट सोफे पर फेंका और टाई ढीली करने लगा। तभी उसे ऊपर से पायल और हील्स की मिली-जुली आवाज़ सुनाई दी। कबीर ने अनायासी ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा और अगले ही पल उसके हाथ टाई पर ही ठिठक गए। सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर रिहाना खड़ी थी। लाल सुर्ख साड़ी, बाहरी गहने, डार्क मेकअप। कबीर की नज़रें एक पल के लिए उस पर जम गईं। उसने रिहाना को हमेशा सादे कपड़ों में या ढीली पजामे में देखा था। आज वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। कबीर के अंदर के मर्द ने एक पल के लिए उस खूबसूरती को सराहा, लेकिन अगले ही पल उसके तेज़ दिमाग ने रिहाना की आंखों में छुपी उस घबराहट और उसके कांपते पैरों को पकड़ लिया। वो साफ देख सकता था कि रिहाना उस भारी लिबास में कितनी असहज थी। रिहाना ने कबीर को अपनी तरफ देखते पाया तो उसे लगा कि उसकी मेहनत सफल हो गई। वो मुस्कुराई और कबीर के पास जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। रिहाना, संभल कर, कबीर के मुंह से अचानक निकला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिहाना को हिल्स में सीढ़ियाँ उतरने की बिल्कुल आदत नहीं थी। तीसरी सीढ़ी पर ही उसकी हील्स साड़ी की भारी प्लेट्स में उलझ गई। उसका बैलेंस बिगड़ा और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। आ! रिहाना सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिरी। कबीर का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और रिहाना के ज़मीन पर गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने अपनी मजबूत बाहों में उसे कैच कर लिया। रिहाना की आंखें डर के मारे कसकर बंद थीं। उसकी सांसें अटक गई थीं। कबीर उसे अपनी बाहों में लिए वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। रिहाना का जूड़ा खुल गया था और उसके बाल फर्श पर बिखर गए थे। रिहाना, आंखें खोलो, चोट लगी तुम्हें। कबीर की आवाज़ में एक ऐसा खौफ था जो उसने आज तक महसूस नहीं किया था। उसका हाथ रिहाना के चेहरे और बाहों को टटोल रहा था। रिहाना ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो कबीर की बाहों में थी, सुरक्षित थी। उसके पैरों में मूर्छ आ गई थी, लेकिन वो कबीर के चेहरे पर वो फिक्र देखकर भूल गई। उसे लगा कबीर उसे प्यार से संभालेगा। लेकिन जैसे ही कबीर को यकीन हुआ कि रिहाना को कोई गहरी चोट नहीं आई है, उसका खौफ अचानक एक भयानक गुस्से में तब्दील हो गया। उस सख्त इंसान ने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए हमेशा गुस्से का ही सहारा लिया था। कबीर ने रिहाना को झटके से सोफे पर बिठाया और खुद खड़ा हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रिहाना? कबीर की तेज और कड़कती हुई आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। घर के नौकर डरकर अपने कमरे में छुप गए। रिहाना सहमकर सोफे में सिकुड़ गई। ये ये क्या तमाशा है? कबीर ने गुस्से से रिहाना के भारी लिबास और हील्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। किसने कहा था तुम्हें ये सब पहनने को? जब तुमसे एक साड़ी नहीं संभाली जाती, जब तुम्हें हील्स पहनकर चलना नहीं आता, तो क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? अभी अगर सर के बल गिरती तो क्या होता, इसका अंदाज़ा है तुम्हें? रिहाना की आंखों में पानी भर आया। मैं तो बस तुम बस क्या? कबीर ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा। तुम प्रिया की तरह बनने की कोशिश कर रही हो ना? सुबह से देख रहा हूँ मैं तुम्हारी ये हरकतें। मुझे बेवकूफ़ मत समझना रिहाना। रिहाना का दिल धक से रह गया। कबीर ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। सुन लो मेरी बात कान खोलकर। कबीर ने अपनी उंगली उठाते हुए बेहद सख्त और सर्द लहजे में कहा। तुम जो हो वही रहो। तुम एक 18 साल की स्टूडेंट हो तो उसी तरह बर्ताव करो। ये मैच्योर बनने का नाटक, ये भारी साड़ियाँ और ये दिखावा, ये सब मुझ पर काम नहीं करेगा। तुम प्रिया नहीं हो और तुम्हें उसकी तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये कपड़े पहन लेने से मैं तुम्हें एक मैच्योर औरत समझने लगूंगा? बेवकूफ़ी है ये। कबीर के एक एक शब्द रिहाना के नाजुक दिल पर हथौड़ी की तरह पड़ रहे थे। मैच्योर बनने का नाटक, बेवकूफ़ी। कबीर की नज़रों में उसकी ये मासूम सी कोशिश सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी। कबीर गुस्से में हाँफ रहा था। उसने एक आखिरी नज़र रोती हुई रिहाना पर डाली और बिना कुछ और कहे भारी कदमों से अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ कि पूरा घर कांप गया। लिविंग रूम में सिर्फ रिहाना रह गई थी। उसने अपने पैरों से वो हील्स उतार कर दूर फेंक दी और वहीं सोफे पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी।
उसकी मासूम बगावत पूरी तरह नाकाम हो गई थी। आज कबीर ने उसे साफ साफ बता दिया था कि वो उसके लिए क्या है, सिर्फ एक बच्ची, और शायद वो कभी उसकी पत्नी बनने के लायक नहीं थी। उस रात रायचंद मैंसन में खामोशी का ऐसा पहरा था जो किसी तूफान के गुजर जाने के बाद छा जाता है। रेहाना ने रो रो कर अपनी वो भारी कपड़े उतारे थे और आईने के सामने से सारे गहने ऐसे हटा दिए थे जैसे वो कोई सजा हो। कबीर के वो चुभते हुए शब्द, तुम प्रिया नहीं हो और तुम्हें उसकी तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेहाना के कानों में बार बार गूंज रहे थे। बाहर मौसम ने भी जैसे रेहाना के दिल का हाल समझ लिया था। रात के 2 बज चुके थे और आसमान से तेज़ बारिश गिरनी शुरू हो गई थी। बादलों की गड़गड़ाहट और खिड़की के शीशों पर टकराती बारिश की बूंदें रेहाना की बेचैनी को और बढ़ा रही थीं। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और सर में एक मीठा मीठा सा दर्द उठ रहा था। खुद को शांत करने के लिए रेहाना बिस्तर से उठी। उसने एक सूती ढीला ढाला सा पजामा और टी शर्ट पहना और दबे पाँव कमरे से बाहर निकल गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, सिर्फ हॉल में एक नाइट लैंप जल रहा था। रेहाना सीढ़ियाँ उतरकर किचन की तरफ गई। उसे लगा कि शायद एक कप गर्म चाय और उसके सर का दर्द और दिल की उलझन दोनों को थोड़ा कम कर दे। किचन की हल्की लाइट जलाकर रेहाना ने गैस पर चाय का बर्तन रखा। पानी उबलने लगा था और उसमें चाय पत्ती डालते हुए रेहाना का ध्यान फिर से कबीर की उन्हीं बातों की तरफ चला गया। क्या मैं सच में इतनी बेवकूफ़ हूँ? क्या उन्हें मेरी परवाह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ? क्या मैं कभी उनके करीब नहीं आ सकती? इन्हीं ख्यालों में खोई रेहाना को पता ही नहीं चला कि कब चाय उबलकर बर्तन के किनारों तक आ गई। हड़बड़ाहट में गैस बंद करने की बजाय रेहाना ने अपने नंगे हाथों से उस खौलते हुए बर्तन के हैंडल को पकड़ लिया जो बुरी तरह गर्म हो चुका था। आह! एक दर्द भरी चीख रेहाना के होंठों से निकल गई और बर्तन उसके हाथ से छूटकर सीधे गैस स्टोव और स्लेब पर आ गिरा। खौलती हुई चाय की कुछ छींटें रेहाना की कलाई पर भी जा गिरी। दर्द की एक तेज लहर रेहाना के हाथ से होती हुई पूरे शरीर में दौड़ गई। वो अपनी जली हुई कलाई को दूसरे हाथ से पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठ गई। कुछ ही सेकंड गुजरे होंगे कि किचन के दरवाजे पर तेज़ कदमों की आहट हुई। कबीर, जो अपनी स्टडी रूम में काम कर रहा था और बारिश की वजह से वैसे ही सो नहीं पाया था, बर्तन गिरने और रेहाना की आवाज़ सुनकर भागता हुआ आया था। कबीर ने जैसे ही किचन का मंजर देखा, बिखरी हुई चाय और ज़मीन पर दर्द से कराहती रेहाना, उसकी सांसें पल भर के लिए अटक गई। कुछ घंटे पहले का उसका सारा गुस्सा, सारा रुतबा जैसे भाप बनकर उड़ गया। रेहाना, कबीर चीखते हुए उसकी तरफ लपका। उसने बिना एक पल सोचे रेहाना को ज़मीन से उठाया और सीधा सिंक की तरफ ले गया। नल खोलकर उसने रेहाना का जला हुआ हाथ ठंडे पानी की धार के नीचे कर दिया। पानी पड़ते ही रेहाना की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो दर्द से सिसक रही थी। क्या ज़रूरत थी आधी रात को ये सब करने की? मुझे या किसी नौकर को आवाज़ नहीं दे सकती थी तुम? कबीर की आवाज़ में डांट थी, लेकिन ये गुस्से वाली डांट नहीं थी। इसमें एक बेतहाशा घबराहट और तड़प थी। रेहाना ने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। ठंडे पानी से जलन कुछ कम हुई तो कबीर ने बहुत नरमी से उसका हाथ तौलिए से पहुंचा और उसे सहारा देते हुए वापस उसके बेडरूम में ले गया। कबीर ने रेहाना को बिस्तर पर बिठाया और झट से फर्स्ट एड किट निकाल लाया। कमरे में सिर्फ बेड लैंप की पीली और मध्यम रोशनी थी। बाहर बारिश का शोर था और अंदर एक गहरी धड़कती हुई खामोशी। कबीर बेड पर रेहाना के बिल्कुल करीब बैठ गया। उसने बहुत ही आहिस्ता से रेहाना का हाथ अपने बड़े और सख्त हाथों में लिया। कबीर के स्पर्श में एक ऐसा जादू था जो रेहाना के सारे दर्द को जैसे सोख रहा था। कबीर ने कॉटन में मरहम लिया और बहुत ही नाजुक तरीके से जली हुई जगह पर लगाने लगा। मरहम की ठंडक से रेहाना ने हल्की सी शीतकार भरी तो कबीर के हाथ पल भर के लिए रुक गए। कबीर ने अपना चेहरा उठाया और रेहाना की आंखों में देखा। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के इतने करीब थे कि रेहाना कबीर की भारी और गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। कबीर की गहरी काली आंखों में इस वक्त कोई दीवार नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक बेपनाह फिक्र थी। एक ऐसा दर्द था जो वो रेहाना के लिए महसूस कर रहा था। ज़्यादा दर्द हो रहा है? कबीर ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज़ इतनी भारी और नशीली थी कि रेहाना एक पल के लिए अपनी जली हुई कलाई का दर्द भूल गई। रेहाना ने ना, मैं धीरे से सिर हिलाया। उसकी नज़रें कबीर के चेहरे पर ही जमी थीं। कबीर की वो मर्दाना परफ्यूम और बारिश की भीनी भीनी महक ने कमरे के माहौल को एक अजीब सी मादकता से भर दिया था। कबीर की निगाहें रेहाना के आंसुओं से भीगी आंखों से फिसलकर उसके कांपते हुए होंठों पर आ गईं।
उस खामोश रात में, उस मध्यम रोशनी में रेहाना की मासूमियत और उसकी ये नज़दीकी कबीर के अंदर के सारे बांध तोड़ रही थी। कबीर का हाथ अनजाने में ही रेहाना के हाथ से फिसलकर उसके गाल की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने अंगूठे से रेहाना के गाल पर गिरे आंसू की एक बूंद को पहुंचा। रेहाना के शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो खुद को इस खूबसूरत पल के हवाले कर रही हो। कबीर का चेहरा रेहाना के चेहरे के और करीब आ गया। उनके बीच का फासला बस चंद इंचों का रह गया था। ये वो पल था जहाँ उम्र, उसूल और दुनिया की सारी हदें मिटने वाली थीं। एक ऐसा जज्बाती तूफान जो दोनों को अपने साथ बहा ले जाने के लिए तैयार था। लेकिन तभी कबीर की नज़र अचानक साइड टेबल पर रखी रेहाना के दादाजी की तस्वीर पर पड़ी, जैसे किसी ने कबीर को एक झटके में किसी गहरी नींद से जगा दिया हो। उसे अपना वादा याद आ गया। रेहाना मेरी जिम्मेदारी है। वो अभी बहुत छोटी है। मैं उसके बचपन, उसकी मासूमियत पर पति होने का कोई हक नहीं थोप सकता। कबीर का शरीर एकदम से सख्त हो गया। उसने जैसे करंट लगने के अंदाज में अपना हाथ रेहाना के चेहरे से पीछे खींच लिया। रेहाना ने घबराकर आंखें खोली। उसने देखा कि कबीर का चेहरा, जो कुछ सेकंड पहले मोहब्बत और नरमी से भरा था, वो अब फिर से एक पत्थर की तरह भावीन और सख्त हो गया था। कबीर झटके से बिस्तर से खड़ा हुआ। मरहम लगा दिया है, अब सोने की कोशिश करो, कबीर ने बिना रेहाना की तरफ देखे बेहद रूखे और ठंडे लहजे में कहा। कबीर जी, रेहाना ने कांपती आवाज़ में उसे रोकना चाहा। गुड नाइट रेहाना। इससे पहले कि रेहाना कुछ और कह पाती, कबीर तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। रेहाना वहीं बिस्तर पर सुन्न बैठी रह गई। कबीर का ये अचानक करीब आना और फिर इस तरह झटक कर दूर चले जाना रेहाना के दिल को पहले से भी गहरे घाव दे गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर उससे इतनी दूरी क्यों बनाना चाहता है कि उसके करीब आते ही उसे खुद से झटक देता है। कबीर की इस खामोश दीवार ने रेहाना के अंदर एक ऐसा दर्द भर दिया था जो शायद अब आंसुओं से भी कम नहीं होने वाला था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कबीर अपने और रेहाना के इस उम्र के फासले की वजह से कभी उसे पत्नी होने का हक नहीं दे पाएगा? और क्या वो हमेशा उसे अपनी एक जिम्मेदारी ही समझता रहेगा? और अब रेहाना क्या करेगी? अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो नॉवल मासूम वाइफ का अगला पार्ट ज़रूर सुनें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा नॉवल ये पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें